नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है भेड़िए। भेड़ की खाल में भेड़िए समाज में जो साधुओं के रूप में ढोंगी लोग रहते हैं, उनकी यह हकीकत उजागर करने वाली कहानी है। कहानी का आनंद आप भी लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अभी कुछ पंक्तियां लिख ही रही थी कि तभी आवाज आई, मौसी मौसी, गाड़ी आ गई है। शालू की आवाज ने मेरी कलम की रफ्तार को रोक दिया था। थोड़ी देर से चले जाएंगे? नहीं जया, उनका फोन आया तो। जया ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की थी। इन 10 सालों में कितनी बदल गई थी जया। मौसी, फिर खो गई आप? माना कि आप लेखकों को कल्पना लोक की यात्रा कुछ ज्यादा ही पसंद है, किंतु हकीकत में रहना उतना भी बुरा नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो। कलम नीचे रखकर नीलिमा चल पड़ी। आज उसकी पुस्तक जिंदगी का सफर के लिए उसे सम्मानित किया जाना था। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। प्रोग्राम संचालक तथा बाकी साथी लेखक उसकी पुस्तक के बारे में मधुर बातें बोल रहे थे। जब नीलिमा से 2 शब्द बोलने को कहा गया तो वह बहुत पीछे चली गई थी। अपने अतीत के साथ उसने बोलना शुरू किया। एमपी का एक छोटा सा शहर सागर। हाँ, वही मेरा बचपन बीता था। सागर का असल नाम सगौर हुआ करता था। असंख्य किलो का शहर सागर, लेकिन कालांतर में लोगों ने सगौर का सागर कर दिया। मेरे पिताजी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ एक गृहिणी। 3 भाई बहनों की लाइन में आखिरी नंबर में मैं आती थी। भैया और दीदी दोनों की लाडली हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार जलन में बदलने लगा। इसका मेन कारण यह था कि मैं बहुत खूबसूरत थी। साधारण रूप रंग वाले परिवार में मैं न जाने कहां से आ गई थी। शिल्पा दीदी को तो मेरी सुंदरता से जलन थी, तो भैया अजीत को मेरी बुद्धि से। जहां भैया इंटर से ज्यादा नहीं पढ़ पाए, वहीं मैं हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। ये लड़की तो डायन लगती है मुझे। सारे जादू टोने जानती है। इसी ने कुछ करके मेरे बेटे से विद्या चुराई होगी, वरना लड़की जात में इतनी बुद्धि कहाँ होती है। माँ यह कहा करती। एक दिन स्कूल से लौटने पर पता चला शिल्पा दीदी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पड़ोस की विमला काकी रिश्ता लाई थी। शिल्पा दीदी 19 वर्ष की होने वाली थी। माँ को उनके विवाह की जल्दी थी। आजू की माँ, इस राजकुमारी को छिपा कर रखना। पता चला कि देखने बड़ी को आए और पसंद छोटी को कर लिया। बाद में न कहना कि शीला ने बताया नहीं। क्या चाची, मैं क्यों छिप कर रहूं? मैंने कहा। चुप कर छोटी, अंदर जा। माँ ने मुझे डांट कर अंदर भेज दिया था। अरे बहन, यही तो रोना है। इतना सुंदर रूप लेकर मुझ गरीब के घर में आ गई है। इस खुले खजाने को देखकर लूटने वाले भी तो पीछे पीछे आते हैं। फिर उस रात माँ, पिताजी तथा भैया में बातचीत हुई और उसकी परिणति मेरी कैद से हुई। अगला पूरा दिन मैं कमरे में बंद रही। कहीं अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा के वशीभूत होकर मैं बाहर न निकल जाऊं, इसके लिए कमरे के बाहर ताला लगा दिया गया। शिल्पा दीदी की शादी तय हो गई थी। शादी के 4-5 दिनों पहले से ही रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। एक दिन जब मैं शिल्पा दीदी की साड़ी में गोटे लगाने का काम कर रही थी, तो मौसी को कहते सुना, दीदी, छोटी भी तो 14 वर्ष की हो गई होगी। हाँ, और क्या, 15 की हो जाएगी इस साल। पिछले महीने तो महीना भी शुरू हो गया इसको, माँ ने कहा था। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि माँ ने इस तरह से ये बात क्यों बता दी, जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। अच्छा, तभी इसका रूप और निखर आया है। मौसी ने अपनी सोच जाहिर की थी। उसी का तो रोना है रे। बड़ी की दिखाई में बंद करके रखा था इसे। माँ बोली थी, तो दीदी शादी के दिन क्या करोगी? पुरुष जात है, शादी के दिन मना कर दिया तो क्या करोगी? मेरी बात मानो, शादी तक इसे कहीं भेज दो। मौसी ने कहा तो मैं बोल पड़ी थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सुंदर हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, हमारी गलती है। चुप कर। बात तो सही है। मेरा बस चले तो इसका चेहरा गरम राख से जला दूं। माँ ने कहा तो मैं बोली, तो जला क्यों नहीं देती? मैं भी हमेशा की तरह फिर माँ को जवाब देने ही लगी थी कि मेरी माँ ने हमेशा की तरह थप्पड़ से मेरा मुंह बंद कर दिया। बिना अपराध के रोती बिलखती मुझे नानी के घर भेज दिया गया। शादी में बनने वाले व्यंजन, नए कपड़ों का लालच मैं भूल नहीं पा रही थी। लेकिन वहां मेरी कौन सुनने वाला था।
जब मैं शिल्पा दीदी की शादी के बाद घर आई, सारे मेहमान जा चुके थे। शिल्पा दीदी अपने पग फेरों के लिए घर आई हुई थी। मैंने पहली बार उस आदमी को देखा जिसे छिपाने के लिए मुझे सजा दी गई थी। मेरे जीजाजी की नज़र जब एक बार मुझ पर पड़ी तो फिर हटी ही नहीं। आंखों आंखों में वे जैसे मुझे उलाहना दे रहे थे कि कहाँ थी अब तक। कौन है यह शिल्पा? वो पूछ तो दीदी से रहे थे, लेकिन उनकी नज़र मुझ पर से हट नहीं रही थी। मैं आपकी इकलौती साली जीजाजी, मैंने कहा तो वे बोले, कहाँ थी अब तक साली साहिबा? आपसे बचाने के लिए मुझे यहाँ से दूर भेजा गया था। आप क्या इतने बुरे हो? लगते तो नहीं हो, मैंने कह दिया। कुछ अज्ञानता और कुछ नाराजगी में मैं और न जाने क्या क्या बोल जाती अगर दीदी मुझे वहां से खींचकर माँ के पास न ले जाती। माँ, इस छोटी को संभाल लो, वरना अपनी बड़ी बहन के सौतन बनने में देर न लगाएगी। दीदी ने शक जाहिर किया। ये सौतन क्या होता है? मैंने जिज्ञासावश पूछा था। क्या हो गया? माँ बोली थी, कुछ कांड कर देगी तब समझोगी क्या? शिल्पा दीदी ने कहा। अब मैंने क्या किया? अपने दूल्हे को देखो कैसे घूर रहा था मुझे। माँ, वो अच्छा आदमी नहीं है, मैंने स्पष्ट कह दिया। चटाक, माँ के तमाचे ने बता दिया कि गलती मेरी थी। फिर जब तक शिल्पा दीदी और जीजाजी चले नहीं गए, मुझे कमरे में नज़रबंद कर दिया गया। स्कूल तथा कॉलेज के रास्ते में भी मैंने इन नारी लोलुप नज़रों का सामना कई बार किया था। कुछ नज़रों में हवस होती थी, कुछ में जलन और कुछ में कामना। इस पुरुष दंभी समाज का सामना कई लड़कियों ने किया था, जैसे लड़कियों ने शिक्षा पाने की यही कीमत मान ली हो। उस रास्ते से जाने वाली किसी नारी ने कभी भी मुड़कर उन पुरुषों का प्रतिवाद नहीं किया था, परंतु यह गलती एक दिन मुझसे हो गई थी। मेरे कॉलेज का पहला दिन था। रोज की तरह मैं पैदल ही घर आ रही थी। उस दिन वह रास्ता खाली था। मैं खुश थी। तभी पीछे से मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मैं तो किनारे किनारे पर ही चल रही थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। वह मोटरसाइकिल आकर सीधे मेरे पास में खड़ी हो गई। एक हाथ ने आगे बढ़कर मुझे इतनी जोर से खींचा कि मैं गिर पड़ी। दर्द और शर्मिंदगी के ज्वार ने मुझे घेर लिया। अपने सीने पर हाथ रखकर मैं कई घंटे बैठी रही थी। जब मैं घर पहुंची, शिल्पा दीदी भी आई हुई थी। मुझे रोता देखकर दीदी और माँ दोनों मेरे पास चली आई। माँ को मुझे गले लगाना चाहिए था, लेकिन अरे, रो क्यों रही है? कहीं मुंह तो काला करके नहीं आई है? कहकर वह मुझ पर आरोप लगाने की कोशिश करने लगी। मैंने रोते रोते माँ को सारी बात बताई। माँ, मैंने आगे कहा, मैंने उस मोटरसाइकिल का नंबर देखा था। चलो पुलिस के पास, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं यूं ही। लो, अब यही दिन रह गए थे। सुन, तूने ही कुछ किया होगा। माँ ने मेरे स्पष्टीकरण को नज़रअंदाज किया तो दीदी भी मुझे ही दोषी ठहराने लगी। और नहीं तो क्या माँ, हमारे साथ तो ऐसा कभी न हुआ। पहले मर्दों को ऐसे कपड़े पहनकर भड़काओ और फिर वे कुछ कर दे तो उनका क्या दोष? दीदी, सूट ही तो पहना है, मैंने साफ कहा। तो उन्होंने कहा, दुपट्टा ठीक से नहीं लिया होगा। चुप करो तुम दोनों। और सुन छोटी, ये बात यहीं भूल जा। तेरे भाई को पता चला तो तुझे काट कर रख देगा। तुझे ही ध्यान रखना चाहिए था, माँ बोली। और पढ़ाओ इसे माँ, अभी तो शुरुआत है, शिल्पा दीदी ने ताना मारा। स्त्री की इज्जत स्त्री के पास ही सबसे कम है। वह नहीं जानती कि इसी वजह से घर घर में उसकी उपेक्षा होती है। शिल्पा दीदी और माँ भी इससे अलग नहीं थी। इस घटना का नतीजा ये हुआ कि मेरी पढ़ाई ही छुड़ा दी गई और मेरे लिए लड़के ढूंढे जाने लगे, जैसे कि शादी ही हर समस्या का हल हो। वैसे भी बोझ जितना जल्दी उतर जाए उतना अच्छा। यह तो समाज का नियम है हमारे, और इस नियम को बनाने वाले भी पुरुष ही होंगे। जब तक हम किसी क्रांति को पैदा करने में असमर्थ हैं, तब तक समाज के विधान को सिर झुकाकर स्वीकार करना ही होगा। यही मैंने भी किया। मेरी शादी विमल से कर दी गई। विमल एक सरकारी बैंक में नौकरी करते थे। शादी करके मैं इंदौर आ गई। गहन अंधकार में ही प्रकाश की किरणें भी छुपी रहती है, यह सोचकर मैंने अपने नवजीवन में प्रवेश किया। लेकिन शादी की पहली रात मैं विमल के व्यवहार से दुखी हो गई। सुनो, अपनी सुंदरता का घमंड मुझे मत दिखाना। मेरी पत्नी हो, अपनी औकात कभी मत भूलना तुम। और हाँ, ज्यादा ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर रहेगी तुम पर, समझ गई? पति महाशय ने बोला तो मैं बोल पड़ी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ। ठीक है, चल, बाकी बात कल कर लेंगे।
पत्नी है ना, तो पत्नी का फर्ज पूरा कर। मेरे सारे सपने सुहाग की सेज पर जलकर ही राख हो गए। मेरा कहीं भी अकेले आना जाना बंद था। फोन उठाना भी मना था। दफ्तर की पार्टियों में भी वे अकेले ही जाया करते। मेरा मेकअप करना भी विमल को पसंद नहीं था। कपड़े भी मुझे उनसे पूछ कर ही पहनने पड़ते थे। एक बार शॉप में उनके एक साथी मिल गए थे। अरे विमल, क्या हाल है? अच्छा, भाभी जी भी साथ है। नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते। मैंने नमस्ते का जवाब दिया। आज पता चला भाभी जी, विमल आपको छिपा कर क्यों रखता है इतना। कई बार कहा मिलाओ भाभी से, मिलाओ भाभी से, पर यह तो। अच्छा भाई अजय, कल ऑफिस में मिलते हैं, आज थोड़ा जल्दी है, कहते हुए विमल ने अपने दोस्त से पीछा छुड़ा लिया। फिर घर आकर विमल ने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था, लेकिन वह आखिरी बार नहीं था। उसके बाद तो यह उनकी आदत में शामिल हो गया। अब सोचती हूँ तो लगता है कि मुझे मारकर, मेरे चेहरे पर निशान बनाकर विमल अपने अहम को संतुष्ट करते थे। विमल का साधारण नयन नक्श का होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें कौन समझाता। जब मेरे दोनों बच्चों अथर्व और श्रेया का जन्म हुआ, मेरी जिंदगी बदल सी गई। मुझे लगा ये दोनों मेरी पीड़ा समझेंगे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उनका बर्ताव मेरे प्रति बदलता चला गया। उन्होंने अपने पापा का रूप रंग ही नहीं, उनकी सोच तथा उनका बर्ताव भी ले लिया था। दोनों की जिंदगी में दखल सिर्फ उनके पापा का था। श्रेया और अथर्व के 14वें जन्मदिन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मानसिक रूप से तोड़ कर रख दिया। अथर्व तो अपना बर्थडे किसी होटल में मनाने चला गया था, लेकिन श्रेया का प्लान कुछ और था। उस दिन श्रेया की कुछ फ्रेंड्स घर आई थी। उन सबको मेरा बनाया खाना बड़ा पसंद आया। एक फ्रेंड बोल पड़ी, श्रेया, आंटी तो ग्रेट है, जितनी सुंदर है, खाना तो उससे भी स्वादिष्ट बनाती है। लगता ही नहीं इनके इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे। और तू तो आंटी की बेटी लगती ही नहीं, तू तो उनकी छोटी बहन लगती है। ऐसा नहीं है बेटा अनन्या, मैंने कहा था। मैं कुछ और कहती, इसके पहले ही श्रेया मुझे बोली, मम्मी आप अंदर जाइए। यह उसने एक आदेशात्मक रूप में मुझसे कहा था। मैं चौंक पड़ी थी। बाद में क्या होने वाला था, इसका मुझे कुछ कुछ एहसास हो गया था। अपने पापा और भाई के आने पर श्रेया ने कोहराम मचा दिया। पापा, माँ से कह दीजिए अपनी सुंदरता की नुमाइश लगाने की कोई और जगह ढूंढ ले। हमेशा मुझे नीचा दिखाने के तरीके ढूंढती रहती है माँ। श्रेया, माँ हूँ मैं तुम्हारी, मैं बोली थी। तो माँ बनकर रहो ना, अकल तो ढेले भर की नहीं है। मेरे बच्चों की जिंदगी से दूर रहो, समझी? या दूसरी तरह समझाऊं? इतना कहकर विमल बेटी श्रेया को लेकर उसके कमरे में चले गए। बेटा अथर्व, जो अब तक चुपचाप सब तमाशा देख रहा था, मेरे पास आया और बोला, चुपचाप नहीं रह सकती? पिटने की आदत हो गई है क्या? विमल के रोज रोज के अपमान ने मेरे बच्चों को भी मुझे अपमानित करने का अधिकार दे दिया था। हर पल मैं यही सोचती कि काश ऐसा हो कि मेरी सुंदरता ही खत्म हो जाए। मैंने अपने आप को अपने अंदर ही कैद कर लिया था। मानसिक व्यथा को दूर करने के लिए मैंने अपने आप को दूसरे कामों में लगा लिया। इसी दौरान मेरी मुलाकात स्वामी जी से हुई। जीवन में पहली बार मैंने इतनी बात किसी से की थी। हमेशा श्रोता ही रही थी मैं। अपनी पड़ोसन महिमा के घर में उनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद तो मैं स्वामी जी की परम भक्त हो गई थी। दर्द से भरे हुए मेरे हृदय रूपी रेगिस्तान में स्वामी जी ठंडी फुहार के रूप में बरसने लगे थे। लगातार उनके आश्रम में मेरा आना जाना होने लगा था। धीरे धीरे मुझे भरोसा होने लगा था कि मेरा जन्म ही स्वामी जी की सेवा के लिए हुआ है। मैंने संन्यास लेने का फैसला ले लिया। विमल सुनकर गुस्से से पागल हो गए थे। बच्चे मजाक बना रहे थे। अपने अपने ढंग से सबने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं रुकती भी तो किसके लिए? विमल और बच्चों के जीवन में तो मेरा वजूद घर में रखे हुए फर्नीचर से भी कम महत्व रखता था। स्वामी जी में ही मुझे अपना वर्तमान तथा भविष्य दोनों नजर आ रहे थे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। लगभग 2 महीने के बाद में एक रात स्वामी जी ने कुछ पर्सनल मसलों पर चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया था। उस रात का मेरे इस जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। सब कुछ बदल गया था। वहां जब मैं पहुंची, 2 पुरुष पहले से ही मौजूद थे। शायद स्वामी जी के भक्त होंगे, सोचकर मैं अंदर आ गई थी। लेकिन उनकी नजरों में छुपी हुई भावना को मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाई। इस नजर से मेरा सामना पहले भी मेरे जीवन में कई बार हुआ था। जैसा कि आपने कहा था, स्वामी जी, साध्वी जी तो उससे भी ज्यादा
उनमें से एक बोला, साध्वी नीलिमा, क्या हुआ? डरे नहीं, आप नहीं लोगे? स्वामी जी ने प्यार से कहा, जहाँ सबसे ज्यादा यकीन होता है, शायद छल भी वही होता है। विश्वास करना सही है, लेकिन अंधविश्वास पतन की ओर ले जाता है। स्वामी जी की बात सुनकर मैं बैठ गई। स्वामी जी बोले, साध्वी जी, आश्रम में दुखियारी स्त्रियों के लिए जो भवन बनने वाला था, उसके बारे में तो आपको बताया था। देखो, आपके कदम हमारे आश्रम के लिए कितने फायदेमंद है। ये दो परोपकारी सज्जन सहयोग करने को तैयार है। अरे वाह स्वामी जी, मैंने खुशी जाहिर की। अब आप लोग आपस में बात कर लो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहता हूँ। साध्वी जी, स्वामी जी ने गेंद मेरे पाले में डाल दी। क्या बात कर रहे हैं आप स्वामी जी, मुझ में कहाँ इतनी काबिलियत है? मैंने दिल की सच्चाई बयान कर दी। आप तो कमाल की है, हमसे पूछिए अपनी काबिलियत। दूसरा पुरुष बोला। आप चुप रहे अग्रवाल जी, हम बात कर रहे हैं ना। स्वामी जी ने उसे चुप कराया। साध्वी नीलिमा, यह तो एक आरंभ है। बहुत जल्द पूरे आश्रम की जिम्मेदारी ही मैं आपको देना चाहता हूँ। स्वामी जी की बात सुनकर मैं तो भाव विभोर हो गई। स्वामी जी, शब्द नहीं है मेरे पास आपका आभार व्यक्त करने के लिए, मेरे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। परंतु उसके लिए आपको, उन दो में से एक आदमी बोला, तो स्वामी जी ने चुप रहो कहकर उसे फिर से चुप करा दिया। फिर मेरी तरफ मुखातिब हुए, साध्वी जी को पता है, सामाजिक उत्थान के लिए यदि थोड़ा व्यक्तिगत नुकसान भी उठाना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ स्वामी जी, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। मैं उत्साहित हो गई थी। अरे अरे, आपको मेहनत कौन करने देगा? मेहनत तो हम कर लेंगे, आप तो बस, एक आदमी बोला। तो स्वामी जी ने कहा, चुप रहो भगत, मैं बात कर रहा हूं ना। मेरे अंदर शंका का नाग फन उठा चुका था, लेकिन मेरी अंधश्रद्धा ने उसे कुचल दिया। आपको कुछ नहीं करना साध्वी जी, बस जगत कल्याण का कार्य करना है। स्वामी जी के शब्द थे। जी, मैंने धीरे से कहा। तो फिर उन्होंने इशारा किया। जी, क्या? मैं कांप गई थी। जी, बस थोड़ा सुख आपको मुझे तथा परमपिता के इन दो भक्तों को प्रदान करना है। आप पागल हो गए हो क्या? क्रोधित होकर मैं बोली। स्वामी जी थोड़ा नाराजगी के साथ बोले, आप शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें साध्वी जी, तो सही रहेगा। और वैसे भी दुखी जनों के कल्याण से पुण्य ही मिलेगा, और आपकी भी दबी हुई कामनाओं को। आखिर उम्र ही क्या है आपकी? केवल 40 साल? एक भक्त बोला। नहीं नहीं, मैं सिसकते हुए बोली थी। भक्त जब अपने भगवान का घिनौना रूप देख ले तो उसके जीवन की रही से इच्छा भी दम तोड़ देती है। कई बार चली गई थी मैं, लेकिन आज तो मैं टूट ही गई थी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोती हुई मैं आगे बोली, मैं तो आपकी पूजा करती थी स्वामी जी। मेरा प्रेम तो आपके साथ रहेगा ही साध्वी जी, पर उस प्रेम को पूर्ण रूप देना भी तो अभी बाकी है। आप जाइए, सोच लीजिए, आपके पास अभी 2 दिनों का समय है। ये स्वामी जी के शब्द थे। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भाग कर जाती भी तो कहाँ, कोई दरवाजा मेरे लिए नहीं खुला था, किसी को मेरी प्रतीक्षा नहीं थी। उस समय ही मैंने अपनी जान देने के बारे में सोचा। जहर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, नस काटने के लिए मुझे चाकू लाना होगा। साड़ी से फंदा लगाकर मरना ही मुझे सही लग रहा था। साड़ी तो मैंने पहनी ही हुई थी, बस उसका फंदा लगाना था। चादर का भी इस्तेमाल कर सकती थी फंदा लगाने के लिए। मैं ऊपर कील ढूंढने लगी थी, लेकिन तभी एक आवाज ने मेरे विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। कोई कील नहीं है इस कमरे में, पंखा भी नहीं है। मेरे सामने एक 16-17 साल की सुंदर लड़की खड़ी थी। ऐसा लगा जैसे श्रेया खड़ी हो। माँ का दिल ऐसा ही होता है, चाह कर भी अपने संतान से नफरत नहीं कर पाती। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? इसलिए कि सभी शुरुआत में ऐसा ही करने की सोचते हैं। देखती नहीं, कमरे में एसी लगा हुआ है, पंखा नहीं है, बहुत जल्द कैमरा भी लग जाएगा। वैसे कैमरा नहीं है तो क्या, ललिता मैडम की आंखें उससे कम है क्या? वह लड़की बोली तो मैंने कहा, बेटा तुम यहाँ कब? मेरा वाक्य खत्म होने से पहले ही वह बोल पड़ी, चुप कर, खबरदार जो मुझे बेटा कहा, इस शब्द से छली गई हूँ मैं। तू जया मैडम बोलेगी मुझे, समझी? मैं हैरान रह गई थी। मुझे डांटती हुई सी वह आगे बोली, सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा क्या? उम्र में भले ही तू मुझसे बड़ी होगी, पर इस लाइन में मैं तेरी सीनियर हूँ। पढ़ी लिखी नहीं है क्या तू?
सीनियर का मतलब तो पता होगा ना तुझे। ऐसे समय में भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई थी मैं। आप काफ़ी पढ़ी लिखी लगती है जया मैडम, अपनी हंसी दबाते हुए मैंने उससे पूछा था। पुस्तक नहीं मैडम, मैंने जिंदगी पढ़ी है, तुम्हें भी तैयार कर दूंगी। वह बोली, यहाँ यह सब मेरा मतलब है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह बोली, यहाँ जितनी साध्वियाँ दिख रही है ना, वे सब। उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, तेरे साथ एक नई लड़की भी आई है, ललिता दीदी उसे लेकर आती होंगी। देखा तो है उसे तूने? क्या नाम है उसका? हाँ, शालू, यही उसका नाम है। पर वो तो बहुत छोटी है। मैंने चिंता प्रकट की। छोटी? अरे इस काम में क्या छोटी क्या बड़ी, अब खुद को ही देख ले, जया बोली थी। सिर्फ 10 साल की है वो, मैंने कहा था। मैं 12 साल की थी जब इस लाइन में आई थी, जया के शब्द थे। सचमुच उम्र में बड़ी होते हुए भी मैं उसके सामने कितनी छोटी थी। मैं सोच रही थी, देख, तेरा नाम क्या है? जया ने पूछा तो मैंने कहा, नीलिमा। अरे वाह, माँ बाप ने नाम बड़ा चुनकर रखा। जया ने अपनी सोच प्रकट की। मैं कुछ न बोली। देखो, ऐसा है, कुछ लोगों को तेरे जैसी अनुभवी औरतें पसंद आती हैं, तो कुछ को हमारी जैसी। वहीं कुछ लोगों को शालू जैसी कम उम्र की लड़कियां चाहिए होती है। डिमांड और सप्लाई का खेल है, उसने बताया। ढोंगी हैं ये सारे, मैंने नफरत भरे लहजे में कहा। चल सो जा, वरना ललिता दीदी आ जाएगी, जया बोली थी। वे कौन है? मैंने जानना चाहा। इन सबसे भी बढ़कर, जया ने ये कहकर ठहाका लगाया। जया चली गई थी। वह यानी कि शालू मेरे बगल में सो रही थी। पता नहीं कब मेरे आंसू बहने लगे। क्या हुआ मौसी? कहीं चोट लगी है? दर्द हो रहा है? अब क्या बताऊं उस मासूम को, कैसे दिखाऊं उसे अपनी चोट? खुद ही रिश्ता जोड़ लिया था उसने। मौसी, मासी, मेरा अपना बचपन कौन गया था मेरे सामने। नहीं, शालू को मैं एक और नीलिमा या जया नहीं बनने दूंगी। मेरे लक्ष्य विहीन जीवन को एक लक्ष्य मिल गया था। अपने अंदर आए इस बदलाव से मैं खुद ही आश्चर्यचकित थी। अगले दिन मैं खुद उस पाखंडी के पास गई थी। जय जय स्वामी जी। साध्वी नीलिमा, साध्वी नीलिमा, आइए आइए, जय जय। तो क्या सोचा आपने? कुछ सोचने लायक कहाँ छोड़ा आपने? स्वामी जी, आज तक मैं अपने सौंदर्य को अपना दुश्मन मानती थी, लेकिन आपकी कृपा से मैं ये जान पाई हूँ कि इसका इस्तेमाल करके मैं कितना कुछ प्राप्त कर सकती हूँ। इसी की माया है कि आप जैसा पुरुष भी मेरा गुलाम बनने को तैयार है। कहिए स्वामी जी, कुछ गलत कहा मैंने? साध्वी जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस कार्य के लिए सहमत हूँ, परंतु आपसे एक विनती है। तुम तो हुक्म करो साध्वी, मुझे आप अभी अपनी सेवा में ही रहने दे। देखो, वैसे तो भगत तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन अच्छा, परसों समागम का आयोजन किया गया है, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। उस पाखंडी से अनुमति मिल चुकी थी। अब मुझे सिर्फ एक काम करना था, वह भी उसके चाटुकारों के की फौज से छिपकर। इस काम में मेरी सहायता की सुधा ने। सुधा एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थी। अंधविश्वास और अंधश्रद्धा एक मनुष्य का कितना पतन कर सकती है, इसका वह जीता जागता उदाहरण थी। एक बड़ी कंपनी में काम करने वाली सुधा आज इस कामी के पिंजरे में बंद थी। समागम का जमकर प्रचार हुआ था। वैसे भी इस देश में धर्म के नाम पर तो पैसे लुटाने के लिए लोग तत्पर ही रहते हैं, लेकिन एक गरीब को उसके अधिकार का पैसा भी देने में ये लोग 100 तरह के बहाने बनाते हैं। लाइनों के हिसाब से ही बैठने का रेट भी निर्धारित था उस दिन। पहली लाइन वीआईपी लोगों की थी। जिस देश में भगवान के दर्शन में भी मुद्रा की माया चलती है, उस देश में भगवान के इन तथाकथित मैनेजरों के दर्शन आप मुफ्त में कैसे पा सकते हैं? भगवान से संवाद तो आखिर यही बेचारे करते हैं ना। पहली लाइन में कुछ खास लोगों तथा पत्रकारों को मुफ्त पास भी दिए गए थे। बाकी जो लोग उस पहली लाइन में बैठना चाहते थे, उन्हें 10-10 हज़ार देने पड़े थे। इसी प्रकार हर लाइन का अपना रेट फिक्स था। जो बेचारे मूल्य नहीं चुका सकते थे, लेकिन स्वामी जी को सुनने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहे थे, वे आसपास के पेड़ों पर टंगे हुए थे।
नियत समय पर लोगों का आना शुरू हो गया। मनोहर और ललिता उन लोगों को समझा रहे थे जिन्हें स्वामी जी भीड़ में से बीच बीच में उठाने वाले। उन्हें बस यही कहना था कि स्वामी जी के उनके जीवन में आने से उनकी जिंदगी में कितना सुधार हुआ है। किसी को जॉब मिल गई थी, किसी के बच्चे की बीमारी ठीक हो गई थी। आखिर प्रोडक्ट का प्रचार भी तो करना होता है। स्वामी जी का समागम में आने का समय 2 बजे का था। उसके पहले उन्होंने जया को बुलाया था। वह पाखंडी एक टोटके को मानता था। उसका मानना था कि समागम के पहले अगर वह किसी लड़की के साथ संबंध बनाएगा तो उसका वह आयोजन काफी सफल होगा। जया नियत समय पर पहुंच गई थी। स्वामी जी आ गई, चल लेट जा। क्या हुआ, खड़ी क्यों है? स्वामी जी बोले। गुरुजी, वह मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जया बनावटीपन में कह रही थी। नाटक कर रही है, उतार साड़ी। नहीं उतारूंगी। जया अब दहाड़ी। तेरी इतनी हिम्मत, भूल गई पहली बार तेरा क्या हाल किया था? 10 दिनों तक उठ नहीं पाई थी, याद है? याद है भेड़िए, सब याद है। अब तेरा खेल खत्म। अब किसी और लड़की को तू छू भी नहीं पाएगा। जया ने ये कहा तो स्वामी जी के भेष में वह घिनौना अपराधी जवाब में बोला, अच्छा, कैसे भला? कौन बचाएगा उन्हें? मैं। दरवाजे पर मुझे देखकर वह ढोंगी चौंक गया। तू? वह मक्कारी का ठहाका लगा रहा था। हाँ, मैं और ये सब लोग। उस कमीने और उसकी चाटुकारों की फौज को पता ही नहीं चला था कि एक रात पहले सुधा ने समागम के लिए आए कैमरों में से 2 कैमरे स्वामी जी के कैमरे में भी लगा दिए थे और अंदर का सारा ड्रामा बाहर बैठे उसके भक्तगण देख चुके थे। और फिर उस भीड़ ने वही किया जिसकी उम्मीद थी। स्वामी जी के प्राण पखेरु भीड़ की पिटाई से उड़ गए थे। सभी चाटुकारों तथा स्वामी जी के सभी ग्राहकों के खिलाफ आश्रम की हर औरत ने गवाही दी थी। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया था, मेरी सुंदरता कभी मेरी दुश्मन नहीं थी। अगर कोई मुझे गलत नजर से देखता था तो दोष उसकी नजर का था। खुद से प्रेम करना हम सभी सीख गए हैं। अब हम में से कोई भी साध्वी नहीं है। सब अपनी इच्छा अनुसार चुने हुए क्षेत्र में कार्यरत है। हमारा कोई आश्रम नहीं है, एक सफर है हम सब पथिकों का, जो एक ही राह के राही है। मेरी इस पुस्तक में इन सभी पथिकों के संघर्ष की कहानियां हैं। मेरा और मेरी सहेलियों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ना कभी होगा। कई नए साथी आएंगे, कई पुराने हंसते हुए हमसे विदा हो जाएंगे, लेकिन यह सफर चलता ही जाएगा। अपनी और अपने सफर की सहेलियों की सभी कहानियों का निचोड़ इन पंक्तियों द्वारा व्यक्त कर रही हूँ। चले थे इस पथ पर खुशियों को खोजते, लेकिन इस तलाश में खुद को ही खो दिया। स्वयं को खोकर ढूंढना था मुश्किल, चल पड़े ही यारो, शायद रास्ते में मिल जाए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।